तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 बेटा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लियर। और इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के स्टेबिलिटी के हिसाब से ही बेटा तुम क्या बना सकते हो, प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हुई, इनके बारे में अगर नहीं आता है, तो ये समझ जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस होंगे वो तुम्हारे डाउटफुल होंगे। तो जरूरी है कि पूरी कॉन्फिडेंशियली तुम्हें आना चाहिए। क्लियर। इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बेटा हम तुम्हें बताएं कि जब सबस्ट्रेट यानी कि सबस्ट्रेट है प्लस रिएजेंट है, रिएक्टेंट ही है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं बेटा, एक हाईली है ना एंडोथर्मिकली, यानी कि इनको एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं। जब एनर्जी देते हैं तो एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, जो कि बहुत कम समय के लिए फॉर्मेशन होता है ना, जिसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, RI कहते हैं। क्लियर। बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत लंबे समय के लिए बन जाए तो प्रोडक्ट कम बनेगा, भाई हम इंतजार थोड़ी करेंगे 2 घंटा, है ना, ऐसा नहीं होता। तुम देखते हो कि रिएक्शन फटाफट बनते हैं, है ना, माइक्रो सेकंड में लगते हैं, बहुत माइक्रो सेकंड में लगते हैं, -6 सेकंड में, है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है। तो बहरहाल हम कह रहे हैं कि बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं। उसके बाद और हम चाहते भी नहीं कि अनस्टेबल कंपाउंड बने, हम तो चाहते हैं कि स्टेबल कंपाउंड बने। और स्टेबल कंपाउंड के लिए जरूरी क्या है बेटा, कि यहाँ पे एनर्जी कम होना चाहिए। हमने एनर्जी दिया है इसलिए अनस्टेबल, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एनर्जी लॉस कर देते हैं। जैसे एनर्जी लूज होगा यहाँ से, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी निकलेगी। जैसे एनर्जी कम होगी तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कैसा होगा बेटा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी हम ये चाहते हैं, यानी कि जो बनने वाला कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसी होगी बेटा, हाई। अब सुनो, ये जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है जिसमें रिएक्टेंट पे, यानी कि रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या है, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी क्या है ना, रिएक्शन करने की, रिएक्टेंट की जितनी भी टेंडेंसी है रिएक्टिविटी के हिसाब से, वो सारी की डिपेंड कर रही है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। पहली कंडीशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में अगर बताएं बेटा, तो ये 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं बेटा, 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। पहला हम बताएंगे, फर्स्ट नंबर फ्री रेडिकल। सबसे पहला कौन सा होगा बेटा, फ्री रेडिकल होगा। सेकंड कौन सा होगा, कार्बोकेटाइंस। क्या होता है बेटा, कार्बोकेटाइंस। ये सब क्या होते हैं कार्बोकेटाइंस, अगर हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। तीसरा कार्ब एनाइंस, है ना, कार्ब एनाइंस। चौथा कार्बीन्स। पांचवा तुम्हारा होगा बेटा जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रीन्स। और छठवां होगा जिसे हम लोग कहेंगे बेंजाइन, है ना, बेंजाइन, है ना, छापने जल्दी। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल पहले पढ़ेंगे, फिर कार्बोकेटाइन, कार्बीन्स और कार्बोकेटाइन्स बेटा, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स, एक एक करके हम लोग सभी पढ़ेंगे। क्लियर। सबके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, सारी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे। छापे बता दें। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने फ्री रेडिकल, है ना, कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। सुनो, तो पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसे हम लोग कहेंगे बेटा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, है ना। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल बेटा, न्यूट्रल एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स which have, ध्यान देना, which have an odd electrons, है ना, and formed by
एंड फॉर्म बाय किससे, होमोलिसिस, होमोलिसिस है ना। जब बॉन्ड फिजन पढ़े थे तो बताया था कि होमोलिसिस से जो बनने वाला प्रोडक्ट होता था वो फ्री रेडिकल होता था बेटा, है ना। फॉर्म्ड बाय होमोलिसिस बॉन्ड फिजन, क्लियर, बॉन्ड फिजन, होमोलिसिस बॉन्ड फिजन द्वारा बनेगा। सुनो, इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, उन्हें फ्री रेडिकल कहे जाते हैं। फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें, जैसे देखो ये मान लो तुम्हारा बेटा मीथेन है, CH, ये हाइड्रोजन्स ने शेयर किए होंगे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, ये मीथेन से, कार्बन से, और ये हाइड्रोजन्स ये सब शेयर किए होंगे, ये शेयर किए होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, कोवेलेंट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। यहाँ पे हम लोग करवाएंगे क्या, होमोलिसिस। जैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे होमोलिसिस तो क्या होगा, सिमेट्रिकल डिविजन्स होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, है ना, कहीं से भी डिसोसिएट कर सकते हैं, यहां से हम लोग करें डिसोसिएशन। यहां से जैसे हम लोग बेटा बॉन्ड का फिजन करें होमोलिसिस, तो ये बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यानी हाइड्रोजन ने जो दिए थे एक्सेप्ट करेंगे, ये खुद इसके कार्बन ने जो दिए थे वो खुद का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, क्लियर। और ये बनेगा बेटा, देख ध्यान देना, ये बनेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स, और ये रहा इसके हाइड्रोजन्स, और ये रहे इसके हाइड्रोजन्स, और ये रहे बेटा इसके, और यहां पे बना क्या बेटा, फ्री हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री रेडिकल्स। ये जो बनने वाले कंपाउंड्स बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं, है ना। बेटा रेडिकल का सिंपल सा मतलब होता है जब एल्केन से एक हाइड्रोजन से निकाले जाते हैं उन्हें रेडिकल्स कहते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं ना, रेडिकल्स कहते हैं। एक निकालते हैं तो मोनो बैलेंट रेडिकल कहते हैं, दो हाइड्रोजन से निकालते हैं एल्केन से तो बाई बैलेंट रेडिकल्स कहते हैं, तीन निकालते हैं तो ट्राई बैलेंट रेडिकल्स कहते हैं बेटा, क्लियर। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्री हैं और हाइड्रोजन निकले हैं तो ये कैसे कहलाएंगे, फ्री रेडिकल कहलाएंगे। अब हम लोग सारी प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल। सुना, थोड़ा सा हिंट करते हैं कि ये जो तुम्हारा मीथेन्स होते हैं इसका जो शेप होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3 होगी। ध्यान दो जरा, 1 2 3 4 कोवेलेंट होगा, और 4 कोवेलेंट का सिंगल बॉन्ड है तो बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 0, है ना। टोटल 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और 3 p के, दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होगा। लेकिन यहां पे देखना इसकी हाइब्रिडाइजेशन, है ना, और ये होगा शेप कैसा, टेट्राहेड्रली शेप्ड होगा। ये वाला कैसा होगा बेटा, टेट्राहेड्रल, जो कि फ्री रेडिकल्स नहीं है। टेट्राहेड्रल ये फ्री रेडिकल नहीं है, मीथेन है बेटा, फ्री रेडिकल तो ये है ना। और इसमें हम बात करेंगे कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, है ना, मिटा दो बेटा। ये होगा पेज नंबर 3, नेक्स्ट वन सुनो। प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, ध्यान देना। तो अभी तो तुमने बनाया क्या बेटा, फ्री रेडिकल्स, है ना, बनाते हैं। ये रहा तुम्हारा कार्बन्स और हाइड्रोजन, ये इसके हाइड्रोजन्स और ये तीसरे वाले हाइड्रोजन। इसने बॉन्ड बनाया होगा बेटा, खुद इसने कार्बन ने शेयर किया इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ने शेयर किया। यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर किया बेटा, हाइड्रोजन ने शेयर किए, कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और एक इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। सुना, हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्री रेडिकल्स में, ये इस पूरे कंपाउंड्स में, तो यहाँ पे बेटा कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 2 ये और 2 ये और 1 ये सिंगल, 2 2 4 6 और 1 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा फ्री रेडिकल्स में, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं तो ये स्टेबल नहीं होते। हाँ, तो यही तो हम तो कह रहे थे कि मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे होते हैं, अनस्टेबल्स होते हैं, और ये चाहते क्या है, कुछ समय के लिए होंगे और जैसे ही है ना, इनको जैसे मौका मिलेगा फटाक से क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट। तो हम ये कह रहे हैं कि ये अनस्टेबल होंगे और ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें, है ना, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, मतलब हम लोग इन्हें कहेंगे ऐसे कंपाउंड, यानी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं बेटा उन्हें कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, है ना। या ऐसे कह दो जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं, है ना। सुनो, तो ये तो है तो इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स। लुईस एसिड भी है लेकिन इन्हें स्यूडो लुईस एसिड कहेंगे ना, पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि लुईस एसिड का सिंपल सा मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन्हें सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन से ले लें तो इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते तो हैं, लेकिन इसे स्यूडो लुईस एसिड। इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट कैसा होता है, जीरो नहीं होता बेटा। ऐसे कंपाउंड मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, उन्हें पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये कंपाउंड तुम्हारा कैसा होगा, तो हमने क्या पढ़ा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, 7 है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, इसलिए ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे इसलिए क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे, लेकिन इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है इसलिए स्यूडो लुईस एसिड। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं, देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तुमने कहा 7 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जिसके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, और जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं बेटा इसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक, यानी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा बेटा, ध्यान देना। और जो पैरामैग्नेटिक्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कलर्ड अपीयरेंस शो कर सकते हैं, तो ये कंपाउंड्स क्या करेंगे, कलर्ड अपीयरेंस शो करेंगे, कलर्ड अपीयरेंस शो कर सकते हैं बेटा। क्लियर? अब बात करते हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में तुमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होते थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जेड, है ना, जितने भी होते थे। यहां पे बताओ ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तुम्हें पता है जो कार्बन ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड वो कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, है ना। अगर कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड्स हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, कहीं डबल बॉन्ड्स हो तो इसमें एक बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा, तो इसमें से एक कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा वाला कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये वाला बेटा फिक्स होते हैं, है ना, मतलब सिग्मा बॉन्ड हमेशा कितना होगा, 1। कुछ ऐसे केस है जिसमें सिग्मा ही नहीं होते, है ना, कुछ ऐसा केस है, एक दो ऐसा केस है बेटा, है ना, सिग्मा ही नहीं होता, सिर्फ पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा होंगे, बाकी सारे में क्या होंगे, सिग्मा होंगे। जहां डबल होगा वहां एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। जहां ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहां पे 2 पाई 1 सिग्मा होगा।
तो हम यहाँ की बारे में बात करें बेटा, तो ये भी सिंगल, तो ये भी कैसा होगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी कैसा होगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी कैसा होगा सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 0। क्यों, क्योंकि यहाँ के सिंगल तो इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है। फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर की बात नहीं कर रहे, है ना। इसलिए यहाँ पे टोटल हाइब्रिड कितनी होंगे बेटा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और एक बनेगा बेटा s, दूसरा बनेगा p और दूसरा भी आएगा p, दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 होगा। और इसके शेप की अगर बात करें बेटा, शेप ध्यान, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर होता है बेटा, कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, इसके बीच में भी 120 डिग्री बेटा, यहाँ पे भी कितना होगा 120 डिग्री, है ना। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। के सारे फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर होगा, हाँ sp2 होगा, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं है वो डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली अगर तुमसे पूछा जाए कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, है ना, और पूछा जाए शेप क्या होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर ही लगाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन दे दे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उससे अटैच्ड हो जाते हैं बेटा, तो वो मतलब उसका जो शेप हो जाता है वो थोड़ा सा बदल जाता है ना। जैसे हम तुमसे बात करें थोड़ी देर के लिए, मान लो यहाँ CCl3 ले लिया बेटा, यहाँ पे फ्री रेडिकल C और F3 ले लें, है ना, कुछ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लें, तो यहाँ पे इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो होगा, लेकिन इनका जो शेप हो जाएगा वो पिरामिडल हो जाएगा। कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है ना। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि तुमसे अगर नॉर्मली पूछा जाए, कोई कंडीशन अप्लाई ना हो, नॉर्मली पूछा जाए कि जो फ्री रेडिकल होते हैं इनका शेप कैसा होता है, तो तुम कहोगे ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इसका ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये Cl मॉलिक्यूल्स, ये Cl बेटा एटम्स, ये Cl एटम्स, है ना। अच्छा ये ट्राइगोनल होना चाहिए था, इनको कैसे ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था। लेकिन इनके पास पाए जाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इस पे क्या करते हैं, रिपल्सन, है ना, रिपल्सन करते हैं। ये बेटा ऐसे पाए जाते हैं, ये यूं और यहाँ पे जब रिपल्सन लगता है तो थोड़े से ये बेटा झुक जाते हैं और पिरामिड बनना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इसका शेप होता है पिरामिडल, है ना। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि नॉर्मली पूछा जाए तो ये, है ना, बिठा दें कुछ कंडीशन, है ना, फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन होती है जो फॉलो करते हैं क्या, फ्री रेडिकल्स को, है ना, बिठाए। सुनो कुछ कंडीशन ऐसे पढ़ेंगे जो फ्री रेडिकल को, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, जिससे वो फ्री रेडिकल बने, फ्री रेडिकल बनाने के लिए फॉलो करेंगे ना। कौन कौन सी कंडीशन है पढ़ रहे हैं आप, सुनो। यानी कि फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल बेटा फेवरेबल कंडीशन जिससे बने, है ना। तो पहला कंडीशन है बेटा हेल्पर, नाम सुना होगा हेल्पर, है ना, अपन बहुत पहले से पढ़ रहे हैं हेल्पर। एच से क्या होता है बेटा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है। ई से क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, सुना करंट दे दिया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वो अपन जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एल क्या होता है बेटा लाइट, लाइट की अगर जनरली बात की जाए, चाहे यूवी रेज हो चाहे कोई भी लाइट हो ना, सिंपल है। तो लाइट के परजेंस में यानी कि हम जनरली बात करते हैं सनलाइट, है ना, सनलाइट है ना, सनलाइट की बात करते हैं।
पी से हम लोग बात करते हैं बेटा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, है ना, ये सब फेवर करते हैं। आर से हम लोग बात करते हैं बेटा रेडिकल के प्रेजेंस में, ना, खुद फ्री रेडिकल अगर काम करे किसी कंपाउंड पे तो नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रेडिकल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर? सो कुछ और कंपाउंड्स होते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या? टेट्राइथाइल लेड, है ना, ये कहीं पे भी लिखा हुआ टेट्राइथाइल लेड बेटा, है ना, डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन, ये सब भी फेवर्ड करते हैं किसको? फेवरेबल कंडीशन होती है सब कि होमोलिसिस हो और होमोलिसिस से बने क्या? फ्री रेडिकल बने। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है ना, मिटा दे सब गया। सब स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सुना बेटा, ध्यान देना, क्योंकि स्टेबिलिटी जिसको नहीं आती है वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के आधार पर ही बनेंगे। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जिसको आएगी वो अच्छा प्रोडक्ट बना लेगा, जिसको नहीं आएगी वो नहीं बना पाएगा। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ बेटा फ्री रेडिकल, है ना, फ्री रेडिकल। सुना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिसाइड होते बेटा 4 फैक्टर से। कौन कौन से? पहला होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस सुना होगा, रेजोनेंस, है ना, सब पढ़ेंगे आराम आराम से, है ना। और रेजोनेंस जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो हम बात करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कौन? रेजोनेंस। मतलब जहां रेजोनेंस होगा वहां की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी शो होगी रेजोनेंस की वजह से। अब वो अगर स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है रेजोनेंस, तो वहां की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना, ध्यान देना। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या होगी। सुना बेटा, मान लो ये तुम्हारा है मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ये तुम्हारा है इथाइल फ्री रेडिकल्स, ये तुम्हारा है प्रोपाइल फ्री रेडिकल्स, है ना, प्रोपाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ध्यान देना, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, है ना। इसको हम अगर ऐसे लिख दें तो ज्यादा आसान होगा, ध्यान देना। CH3 ऐसे, है ना, सिंपल लग रहा है। CH3 बेटा CH3 और ये CH3, है ना, ये फ्री रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, है ना। तो इनकी अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो हम बताएं कि इनकी स्टेबिलिटी जो होती है बेटा ये डिसाइड होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस का सवाल ही नहीं उठता। रेजोनेंस जब लगता है जब कॉन्जुगेशन में पाया जाए, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में हो, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो कॉन्जुगेशन में, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तभी होते हैं क्या? रेजोनेंस, है ना। या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो भी होता है रेजोनेंस। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी होता है कि अल्फा हाइड्रोजन देखे जाए। अल्फा हाइड्रोजन वहां से देखते बेटा, सुना, कि जहां पे अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन्स वो कार्बन्स कहलाते हैं बेटा जिनकी जो शेप होती है उनकी डिस्टर्बेंस हो जाए उनके शेप में। पहले तुम खुद सोचो, पहले जो कंपाउंड्स लाए थे, मानो मीथेन लाए थे, उनका शेप कैसा था? टेट्राहेड्रल। उसके बाद जब हमने फ्री रेडिकल बनाया तो उनका शेप कैसा हो गया? ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो उनके शेप में क्या हुआ? चेंजिफिकेशन हुआ, इसलिए वो जो फ्री रेडिकल्स बने वो कैसे होंगे बेटा? है ना, अनसैचुरेटेड होंगे। तो हम बताएं कि अनसैचुरेटेड से जुड़े हुए जो कार्बन्स होते हैं बेटा इसे अल्फा कार्बन्स कहते हैं। और अल्फा कार्बन्स के बाद जो हाइड्रोजन्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ, उन्हें अल्फा हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3
तो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होती है, क्लियर। तो यहां पे बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये होगा अनसैचुरेटेड, तो ये होगा अल्फा कार्बन, ये होगा अल्फा कार्बन, इसलिए बेटा यहाँ पे कितना होगा 3 और 3 6, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे बेटा ये अनसैचुरेटेड कार्बन, ये अल्फा और ये अल्फा, इसलिए यहाँ पे कितने होंगे बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन है, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, यहाँ तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, सुना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्लियर। इसे हम कहेंगे 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसे भी कहेंगे 1 डिग्री, सुना। यानी कि कार्बन की अगर डिग्री निकाली जाती है तो उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, यहां पे कितने कार्बन है इस अटैच, इससे कितने कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 1 डिग्री। यहां से कितने अटैच्ड है, एक भी कार्बन नहीं, तो या तो एक भी कार्बन ना अटैच्ड हो, वो भी 1 डिग्री होते हैं बेटा। एक कार्बन अगर अटैच्ड होते हैं उस कार्बन से, जिस भी कार्बन का निकालना चाहते हो डिग्री ऑफ कार्बन, उसकी डिग्री कितनी होगी, तो यहां से करेंगे 1 डिग्री, ये नहीं है, किसी से नहीं जुड़ा, फिर भी क्या होगा 1 डिग्री। और यहाँ पे बेटा ध्यान देना, इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो ये कैसा होगा 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि इधर से ये जुड़ा और इधर से भी जुड़ा। इसकी हम बात करें तो ये वाला जो कार्बन होगा बेटा, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसकी डिग्री कैसी होगी, है ना। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, 3 डिग्री एल्काइल फ्री रेडिकल का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम होगा मिथाइल। इसके बाद अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो, तो रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ध्यान देना, जैसे हम कहें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसे क्या कहते हैं बेटा, एलाइल। एलाइलिक फ्री रेडिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है, यानी कि जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन होते हैं बेटा, यानी ऐसे कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड हो, उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े डायरेक्टली कार्बन जो होते हैं उन्हें हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। यानी ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा होगा, एलाइलिक कार्बन होगा, क्लियर। इसलिए ये कैसा होगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल्स होगा। ये कैसे है 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स कितने का, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़े, डायरेक्टली अटैच्ड है कितने से, एक से, इसलिए इसका डिग्री कैसा होगा 1 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल, क्लियर। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, बेटा CH डबल बॉन्ड, ध्यान CH3 यहाँ लगा दे, ये भी तो एलाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होते हैं, है ना। रेजोनेंस है इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे लोन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। यहाँ पे भी रेजोनेंस है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में है, इसलिए रेजोनेंस। ये कैसे होंगे 2 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा, एक कार्बन, 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है 2 कार्बन से, इसलिए कैसा होगा 2 डिग्री होगा। ध्यान देना, यहाँ पे अगर हम बात करें 3 डिग्री एलाइलिक्स की, 3 डिग्री एलाइलिक की बात करें बेटा, ये होगा कैसा 3 डिग्री एलाइलिक, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन क्या होंगे, एलाइलिक कार्बन होंगे, इसलिए ये फ्री रेडिकल होगा 3 डिग्री। वैसे पता देखो, ये कार्बन से, है ना, 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए कैसा होगा 3 डिग्री एलाइज होगा बेटा, है ना, ये 2 डिग्री एलाइज होगी, है ना, और ये 3 डिग्री एलाइज होगी। अब सुनो, यहां पे रेजोनेंस तो सभी में सेम है, अच्छा यहाँ पे रेजोनेंस है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी। आप सुनिए, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, और यहाँ पे भी रेजोनेंस है, देखो ना, है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, इसलिए कैसा होगा रेजोनेंस तो होगा, और सभी में सेम रेजोनेंस है, ऐसा नहीं। फर्क क्या आ रहा है, फर्क ये आ रहा है बेटा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें और सपोर्ट कर रहा है ना, तो रेजोनेंस तो फिक्स हो गया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये इसके पास कितने, ये अल्फा हाइड्रोजन 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा 4 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1 और 3 और 3 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है,
इसलिए इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। रेजोनेंस तो बराबर है सभी में, रेजोनेंस से हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कौन अब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एलाइनिक्स में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम लोग डिसाइड करेंगे किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्लियर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में बेटा ये 3 डिग्री जो एलाइनिक्स है इसके पास 7 हाइपर कॉन्जुगेशन, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे कह सकते हैं ना। तो यहां पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो हम कहेंगे 3 डिग्री एलाइस more stable than 2 degree allies and 2 degree allies is more stable than 1 degree allies। बोलो बेटा। अब हम बात करें बेंजाइल्स की, तो यहां पे तो एक रेजोनेंस पाया जा रहा है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन हम बेंजाइलिक कार्बन्स की अगर बात करें, ध्यान देना, बेंजाइल फ्री रेडिकल्स, ये हुआ फ्री रेडिकल्स, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स। इसको हम बनाने की कोशिश करें अगर बॉन्ड्स लगा के, ध्यान देना बेटा, ध्यान दो, ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल हो जाए डबल बॉन्ड, मतलब ये यार ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो डबल होगा ना। तो इसमें ढेर सारे क्या पाए जा रहे हैं, रेजोनेंस पाए जा रहे हैं ना, रेजोनेंस रिंग बड़ी है इसकी, ढेर सारे रेजोनेंस है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इनसे भी ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी इसकी बेटा 2 डिग्री बेंजाइल्स की। ध्यान देना कैसे है ना, ये यहां पे इधर से भी ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं और इधर से भी डबल डबल रेजोनेंस शो कर रहे हैं, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। बट अगर 3 डिग्री की हम बात करें, कितने की, 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री की अगर बात करें तो बेटा ये हुआ C और ये हुआ एक और बेंजीन, ध्यान देना, ये हुआ फ्री रेडिकल 3 डिग्री। तो इसमें तो तीन क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस, इधर भी सर इसका कार्बन का इधर भी रेजोनेंस है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये 3 डिग्री बेंजाइल कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री बेंजाइल कार्बन, इसके बाद 1 डिग्री बेंजाइल कार्बन, है ना। अब तुमसे पूछेगा कि इसकी स्टेबिलिटी किससे बेटा तुमने एक्सप्लेन किया है ना, क्वेश्चन दे तो पूछ ले कि इसमें से स्टेबिलिटी किसके मेथड से, यानी कि किस मेथड द्वारा हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि यहां तक तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो हम कहेंगे एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां से जो स्टेबिलिटी है बेटा शुरू हो गई क्या, रेजोनेंस, और हम कहेंगे इसकी जो स्टेबिलिटी है ये डिसाइड हुई है किससे, रेजोनेंस से, है ना, एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस। तो हम कहेंगे एक्सप्लेन बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस द्वारा, है ना। लिखो फिर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से, हो गया, मिटाल दे, सुनो। अब पेज नंबर 5, 5 पेज में खत्म है फ्री रेडिकल्स, अभी नहीं सर, कुछ तो बचा होगा पढ़ो, हाँ थोड़ा बहुत बचा होगा, अभी तो बहुत कुछ बचा है सर। फ्री रेडिकल की रिएक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी, है ना, देखते हैं कैसे रिएक्शन फॉलो होती है। तो स्टेबिलिटी पहले डिसाइड करवा देता हूँ। मान लो ये है CH3, है ना, CH3 का होल्ड वाइज CH, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH का होल्ड वाइज बेटा C, है ना, और एक और लिख दे, ये हो गया बेंजाइल CH3 और ये हो गया बेंजाइल, है ना। हम ये कह रहे हैं बेटा तुम्हें आना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, स्टेबिलिटी, है ना, ये फ्री। सुनो कह रहा है कि सभी को अरेंज करो ऑर्डर में, पहला दूसरा तीसरा बेटा और ये चौथा ये पांचवा, 5 कंपाउंड दिए हैं और कह रहे हैं इसके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को ऑर्डर में लिखें। क्लियर, कैसे अपन लोग लिखेंगे, सुनो ना, यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बेटा कितना है 0 अल्फा हाइड्रोजन,
यहाँ पे कितना बेटा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये CH3 और CH3 दो है, तो यहाँ पे कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, हाँ क्लियर। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, ध्यान दो ये एलाइलिक कार्बन्स हैं, कितने दो रेजोनेंस पॉसिबल है बेटा, यानी कि ये 2 डिग्री अलायंस है, क्या है 2 डिग्री अलायंस। और तुम्हें पता है कि 3 डिग्री अलायंस से भी ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइन्स, है ना, यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस है, इसमें बात करें तो यहाँ पे भी क्या है रेजोनेंस है और हाइपर कंजुगेशन, है ना, यहाँ पे क्या है रेजोनेंस, और कैसे रेजोनेंस डबल डबल, है ना, यहाँ पे डबल डबल रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस हो कर रहा है, बोलो बेटा। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होती है हाइपर कंजुगेशन की तुलना में, तो ये तो बेटा सबसे कम में आने वाले हैं, क्लियर। तो सबसे ज्यादा कौन होगा डबल डबल रेजोनेंस, यानी कि फिफ्थ, उससे कम कौन होगा बेटा सिंगल रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस तो है। उसके बाद 2 डिग्री अलायंस यानी कि थर्ड नंबर, उसके बाद बेटा इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, इसमें कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की ज्यादा होगी, सेकेंड, और उसके बाद आएगा फर्स्ट। अरेंज कर लोगे, बोला यार। जब तुम पढ़ोगे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, तो सारे हम लोग ग्रुप्स भी लगाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, NO2 ज्वाइन करें, OCH3 ज्वाइन करें, सब पढ़ेंगे डिटेल्स में, है ना, ध्यान रखो सब पढ़ेंगे हम लोग। चलो बिठा दें। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो फॉलो होती हैं यानी करती हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा, है ना। चलो केमिकल नेचर, फ्री रेडिकल के केमिकल नेचर की बात करें, केमिकल नेचर ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ध्यान देना बोला, केमिकल नेचर ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी कि फ्री रेडिकल्स क्या क्या रिएक्शन शो करती हैं। पहली कंडीशन, अगर फ्री रेडिकल का रिएक्शन बेटा फ्री रेडिकल के साथ होता है, फ्री रेडिकल का रिएक्शन फ्री रेडिकल के साथ होता है, तो ये बनते हैं कंपाउंड, और वो पॉसिबल सारे पॉसिबल कंपाउंड बनते हैं जितना बन सके, क्लियर। तो ये बनते हैं, ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटीज कंपाउंड, ऑल पॉसिबिलिटीज कंपाउंड बेटा, क्लियर है, स्पेलिंग के लिए माफ करें, ऑल पॉसिबिलिटीज कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और तो और इसके साथ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी देंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी फॉलो करते हैं बेटा, ध्यान देना, अभी बता रहे क्या होता है। तो पहली कंडीशन ये है बेटा कि अगर फ्री रेडिकल के साथ है तो ऑल पॉसिबिलिटीज कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जितने भी बन सकते हैं, जितने तुम बना सकते हो सब बना डालो, है ना। जैसे हम तुमसे कहें ये CH3 बेटा फ्री रेडिकल, ये CH3 फ्री रेडिकल्स, है ना, हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट में, तो बेटा ये CH3 एक थोड़ी होगा, यहाँ पे CH3 है ना, कई सारे होंगे CH3 है ना, भरमार होगा CH3 का। तो यहाँ पे ये CH3 के साथ बॉन्ड करेंगे तो बनाएंगे CH3 दैट इज कॉल्ड बेटा ईथेन, है ना, ईथेन कहेंगे। और कुछ बन सकता है क्या? नहीं। क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है? नहीं। ध्यान दो क्यों नहीं देगा बेटा, ये देखो CH3 है फ्री रेडिकल, ये CH2 ये H लगा दिया, यानी कि ये भी क्या है CH3, ये कहे हाइड्रोजन्स कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स दो, पहले से अनस्टेबल है बेचारे, अरे फ्री रेडिकल पहले से अनस्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ से लूज करेंगे, है ना, ये एक्सेप्ट करेंगे, ये बन जाएगा क्या मीथेन, बेटा ये हाइड्रोजन लेके बन जाएगा मीथेन, प्लस ये बन जाएगा CH2। क्या ये ऐसा रहना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये रिएक्शन तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन जहां पॉसिबिलिटीज है वहां तो देंगे। जैसे हम तुमसे कहें, तुमसे हम कहें बेटा मान लो ये CH3 है, क्लियर, ये CH3 CH2 ये क्या इथाइल फ्री रेडिकल है ना, इनका रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेंगे? तो बेटा ध्यान दो, अगर इथाइल फ्री रेडिकल्स लेते हैं तो इसका रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा?
तो पहली कंडीशन कि ये CH3 भरमार होगा, तो CH3 के साथ ज्वाइंट होगा, क्या बनेगा CH3 बनेगा प्लस पहले कंपाउंड। ऑल पॉसिबिलिटीज कंपाउंड बनानी है ना, फ्री रेडिकल के साथ यही केमिकल नेचर शो करता है। क्लियर। दूसरी ये भी बन सकती है CH3 CH2, एक थोड़ी होगी, इसके साथ कई सारे होंगे, तो ये फ्री रेडिकल्स दूसरे वाले फ्री रेडिकल सेम टू सेम वाले के साथ बाइंड करेगा और ये बना लेगा CH3। ये क्या बेटा नॉर्मल ब्यूटेन्स बन जाएंगे, है ना। हो सकता है ये वाला इसके साथ बाइंड कर ले और बना ले क्या प्रोपेन, है ना, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन बन गया। अरे 2 कार्बन ये 3 कार्बन प्रोपेन, है ना। और हो सकता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या हो, ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए इसे हम CH2H कर लें, है ना, H कर लें। सुनना बेटा, यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में शेयर किए होंगे और हाइड्रोजन ने शेयर किए होंगे, है ना। ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने लेके इसके पास चले जाएंगे, बोला बेटा इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। क्लियर, कार्बन के खुद के, और ये कंपाउंड्स बनाएंगे, ये इसके पास जाएंगे तो CH3 और H आपस में ये ज्वाइन हो जाएंगे और बन जाएंगे क्या बेटा मीथेन, है ना, CH4। तो ये भी कंपाउंड बनेंगे और इसमें पॉसिबिलिटी है डिस्प्रपोर्शनेशन की। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। बेटा यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स बन गए, एथीन, है ना, एथीन बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। लेकिन मोस्टली जो कंपाउंड्स बनेंगे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये 2 कार्बन और 3 कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट में तो ये बनेगा, लेकिन बनेंगे सारे के सारे ऑल पॉसिबिलिटीज कंपाउंड बनेंगे। क्लियर। तुमसे पूछेगा क्या ये रिएक्शन कराने पे ये बनेगा, हाँ बनेगा, ये बनेगा, हाँ बनेगा, ये बनेगा, बनेगा बनेगा बनेगा, सारे बनेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज कंपाउंड है सारे बना लेना। क्लियर। वैसे तुम्हें एक और क्वेश्चन में, तुम्हें यहीं पे एक और क्वेश्चन में, मान लो ये है बेटा CH2 CH3 CH2 यानी कि इथाइल फ्री रेडिकल्स, इसके साथ बना ले बेटा इथाइल फ्री रेडिकल का ही रिएक्शन करवाएं, है ना, है ना। तीसरा एग्जांपल, जैसे इथाइल फ्री रेडिकल का इथाइल फ्री रेडिकल के साथ ही रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, तो तुम कहोगे कि ये इथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेंगे, हम हाँ करेंगे, तो बनेंगे बेटा क्या CH3 CH2, एक इथाइल फ्री रेडिकल दूसरे इथाइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेंगे और बन जाएंगे CH2 CH3। क्लियर। तो सबसे पहले बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। दूसरी कंडीशन में हो सकता है ये इसके साथ सेम कंपाउंड बनेगा बेटा नॉर्मल ब्यूटेन, 2 कार्बन तो नॉर्मल ब्यूटेन ये भी बने। लेकिन मान लो यहाँ पे कर रहे हो क्या डिस्प्रपोर्शनेशन, तो इसको ऐसे लिख दें थोड़ी देर के लिए, है ना। तो होगा क्या, होगा ये कि इसका ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लेकर के हाइड्रोजन इसके पास चलेंगे, देखना क्या बनने वाला है। ये अगर इसके पास आएगा तो CH3 CH2 CH बनेगा ना, बन गया CH3 CH3 क्योंकि 2 था और ये हाइड्रोजन CH3 यानी कि बन गया क्या इथेन, चौक क्यों रहो, इथेन बना ठीक है, क्या बन गया इथेन। अच्छा इथेन भी बनेगा, हाँ इथेन भी बनेगा। सुनो बेटा यहाँ पे क्या बचा CH2, ये फ्री रेडिकल्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में ज्वाइंट होकर बनाएंगे डबल बॉन्ड, अरे सर बॉन्डर हो गया, क्या बना बेटा एथीन बन गया। क्लियर, यानी कि एथीन भी बनेगा। ऐसे सारे कंपाउंड कर लोगे, एथीन बनेगा, इथेन बनेगा और नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, ये सारे बनेंगे। इसमें मीथेन नहीं बनेगा, सिंगल, यहाँ पे सिंगल कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं है कि उसके साथ रिएक्शन करें। क्लियर, ये सारे बनेंगे। मतलब मान लो कहीं पे ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, इथेन और मीथेन दोनों का हो रहा है, तो सारी पॉसिबिलिटी है कि ये पूरी की पूरी रिएक्शन बनेगी, इथेन और मीथेन वाली सारे कंपाउंड बनेंगे वो, है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कहूँ इथेन इथेन कहीं बनना हो तो कहीं इथेन इथेन बनना है बेटा फ्री रेडिकल, तो ये सारे कंपाउंड बनेंगे पॉसिबिलिटीज। हाँ माना कि मेन प्रोडक्ट बचा ये होगा, ये तो बनेगा ही हर हाल में, है ना। दूसरी प्रॉपर्टीज पे आ जाए बेटा,
मिटा दे। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाए सर, ध्यान को बिठा रहे हैं ना? अभी तक फ्री रेडिकल के साथ करवा रहे थे ना, ये बन रहा था। अब सुनो, अब मान लो फ्री रेडिकल का रिएक्शन बेटा अपन लोग किससे करवा दे, कंपाउंड से, किसी भी कंपाउंड से करवा दे। फिर तो फ्री रेडिकल का जब कंपाउंड के साथ करवाते हैं बेटा तो न्यू फ्री रेडिकल बनते, क्या न्यू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है ना? न्यू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है सर, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अरे याद आ गई यार विषय की, आशीष चंचल वाली की। तो फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन बनते हैं नए नए, देखते कैसे बनते हैं, ध्यान दें। मान लो ये तुम्हारे फ्री रेडिकल्स है CH3, मान लो मीथेन ले ले बेटा, थोड़ी देर के लिए मीथेन ले ले, ये फ्री रेडिकल नहीं है। मान लो ये Cl फ्री रेडिकल्स है ना? ये फ्री रेडिकल Cl है बेटा, हमने कहा था एटम्स भी हो सकते हैं ना, न्यूट्रल एटम्स हैविंग odd electrons is called also called फ्री रेडिकल्स है ना? तो ये भी क्या है, फ्री रेडिकल्स। अब सुनो, ये फ्री रेडिकल्स है, अच्छा गलती से इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है ना, अच्छा चलो, ये फ्री रेडिकल्स है। अब ये फ्री रेडिकल्स, अरे तुमने दिखाया था ना सर प्रॉपर्टी में कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल बेटा इसके साथ रिएक्शन करेंगे है ना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखते हैं। तो ये यहाँ पे इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हुई होंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सुनना, यहां से ये निकलेंगे, सिमेट्रिकल डिवीजन करेंगे और ये H और ये Cl बना देंगे बेटा, बन जाएगा तुम्हारा H और Cl। ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स, ये H के, और ये बॉन्ड बना लिए बेटा, बन गया HCl। बचा क्या, CH3। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी कंपाउंड का रिएक्शन, ये कंपाउंड ही तो था क्या, मीथेन, ये क्या था, मीथेन। किसी कंपाउंड का रिएक्शन जब करवाते हैं किसी फ्री रेडिकल के साथ, तो एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अभी फ्री रेडिकल क्या था, क्लोराइड, क्लोरीन था, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब बना क्या, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया ना, और HCl बन गया प्रोडक्ट। सुना, दूसरा एग्जांपल अगर देने की कोशिश करें बेटा तो ध्यान देना, जैसे हम कहें CH3 एक फ्री रेडिकल, दूसरा हमने कहा CH3 इथेन के साथ करवा दे, एक कंपाउंड है इथेन है ना, ये इथेन के साथ अगर करवाएं तो क्या होगा, नया फ्री रेडिकल बनेगा बेटा। कैसे बनेगा, ध्यान दो, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H, ऐसे बना ले थोड़ी देर के लिए। अरे CH3 ही तो लिखा है वो। तो यहाँ पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन शो किए होंगे, शेयर किए होंगे, और हाइड्रोजन ने खुद के अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे ना। तो यहाँ पे ये बेटा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन से लेके कहाँ जा रहे हैं भाई, ये तुम कहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहा है CH3 के पास है ना। अपन सोच रहा कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन भाग के यहाँ से जा रहा है, जाओगे कहाँ, यही रहना है। तो यहाँ से ये बेटा हाइड्रोजन इसके पास गया है, तो क्या बन गया, मीथेन है ना। बोलो, यहाँ पे ये इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट में, CH3 CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन गया एथिल या इथाइल फ्री रेडिकल बेटा ना, नया फ्री रेडिकल, यानी कि न्यू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, न्यू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? अच्छा, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो फ्री रेडिकल्स फॉलो करते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेंगे, उससे क्या होगी, थोड़ी सी आसानी होगी कि कोई रिएक्शन मान लो हम दे दे 4 ऑप्शन, किसमें से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन शो करता है, फ्लिंक-क्लेस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट्ज रिएक्शन, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, है ना, आंसर मार देंगे ऐसे, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, इतना पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो कुछ रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। सुना, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना, shows by free radical mechanism है ना। सुनना, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही लिखने जा रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन है, दिखाई दे रहा तुम लोगों को, मार्कर में इंक की कमी है, ध्यान देना, दिखाई दे। कुछ रिएक्शंस होती है, हमने कहा जितनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, आल नहीं बेटा, वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, फ्री रेडिकल भी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के ना। तो पहले हमने बात किया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
बेटा कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? पहला ध्यान देना बेटा, जितनी हैलोजिनेशन रिएक्शन हो, हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होगी बेटा वो फॉलोड होगी बाई, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए हैलोजिनेशन द्वारा। तो हाइड्रोजनेशन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो फॉलोड होगा किसके द्वारा बेटा? फ्री रेडिकल द्वारा, है ना। तो उसे कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म फॉलो करेगा ना। दूसरा हम कहेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। अच्छा सर ऐसे लगाएंगे आंसर। हाँ, नाइट्रेशन का अगर नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन याद है ना बेटा, सल्फोनेशन, है ना। दूसरी बात हम कहेंगे बेटा उर्ज रिएक्शन, बोलने में बड़ी तकलीफ है। उर्ज रिएक्शन, कुछ लोग उर्ज रिएक्शन बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो उर्ज रिएक्शन जो होगी बेटा ये फॉलोड होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा। हम बनाएंगे इथेन बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे ना, सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन करेंगे इससे ना। सुनो उर्ज रिएक्शन। तीसरी कंडीशन है कोलवेज, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। नाम सुनो, नाम सुना लग रहा है। सब याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब समझ जाएंगे अपन लोग, खत्म होते होते सब समझ जाएंगे। तो ये क्या है? कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा एक और है एलाइनिक, एलाइनिक क्लोरीनेशन। अभी तो पढ़ा था एलाइनिक कार्बन क्या होते हैं ना। तो एलाइनिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ क्या बेटा? एलाइनिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। अरे भाई एल्कीन ही तो होगा वो, एलाइनिक वाला। तो एलाइनिक क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ, बेटा ध्यान देना, इन प्रेजेंस ऑफ तो पता है सनलाइट, है ना, पेरोक्साइड, SO2Cl2, है ना, बोलो यार। और तुम प्रेजेंस से ले सकते हैं NBS, N-ब्रोमो, सक्सीनामाइड, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन देगा बेटा एलाइनिक क्लोरीनेशन और एलाइनिक ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स। होगा क्या? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब हम लोग बाद में बात करेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन क्या होता है ना, बाद में बात करेंगे। चलो ओके।